आप सभी साथियों को जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का। ये हमारे हिस्ट्री की सेकेंड लास्ट क्लास है आपके यूपीआरओ एआरओ के लिए। इसके बाद एक और क्लास होगी और उसके साथ आपके हिस्ट्री का सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट A to Z खत्म हो जाएगा। आप लोगों को डेली अपने पेपर तक और उसके बाद भी अगले पेपर तक, यानी यूपीआरओ एआरओ के बाद यूपीपीसीएस के लिए, एमपीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए डेली एसएलवी सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पे सुबह में 7 बजे क्लास को लाइव लेते रहना है। अब हमें पता नहीं कि आप सब लोग लाइव डेली ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों का नाम नहीं दिखता है उस क्लास में 50 डेज चैलेंज में। तो अगर करोगे तो आपका फायदा होगा, उससे मेरा कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। बाकी आप सब लोग समझदार हो, आप लोगों को क्या करना है या आप लोगों को सोचना है। सेकेंड लास्ट आज क्लास है, यानी अगली क्लास जो होगी हमारी कल की क्लास, वो आपकी लास्ट क्लास आपकी होगी और उसी के साथ आप लोगों को बेस्ट विशेष मैं बोल दूंगा। ये पहला प्रश्न है आप लोगों के बीच में कि गोपथ ब्राह्मण, आपके पेपर में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाता है, आपके पेपर में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग नहीं करेंगे। जो आपके सिलेबस में है उसी को करेंगे। अब आप लोग क्या करिएगा, जो भी बच्चे आगे हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं उनके पास 2 चीजें हैं। आप यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, एनसीईआरटी के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ाते हुए मिलूंगा, जो मात्र 999 का है। या अगर आप हमसे और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगली बार जो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स आपका आएगा उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका जो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स आएगा उसका ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग एसएलवी एप्लीकेशन पे। तो वहां पे मैं आप लोगों को मिलते रहूंगा। और बाकी डेली सुबह में 7 बजे एसएलवी के सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर रिवीजन विद प्रैक्टिस के साथ क्लास ले ही रहा हूं। पहला प्रश्न है आप लोगों के बीच में कि गोपथ ब्राह्मण ये आपके किससे संबंधित है। तो देखिए, अलग अलग आपके वेद के अलग अलग आपके ब्राह्मण है। ब्राह्मण भी एक तरीके का क्या है, तो ब्राह्मण भी एक तरीके का क्या है, तो ब्राह्मण भी एक तरीके का आपके ग्रंथ है। ब्राह्मण भी एक तरीके का क्या है, भी ग्रंथ है। आपने बोला कि ठीक है। अब अलग अलग, जैसे हम ऋग्वेद के बारे में बात करें तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं। आपने बोला कि कौन कौन सा भाई, तो एक ब्राह्मण है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण। और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो दूसरे को हम लोग कहते हैं कौशितकी ब्राह्मण। दूसरे को हम सब लोग क्या कहते हैं भाई, कौशितकी ब्राह्मण। उसी तरीके से सतपथ ब्राह्मण के बारे में जब हम बात करें, किसके बारे में बात करते भाई, सतपथ ब्राह्मण के बारे में बात करें, या हम आपके तैत्तिरीय ब्राह्मण के बारे में बात करें, ये यजुर्वेद से संबंधित है। उसी तरीके से अगर हम सामवेद के बारे में बात करें तो पंचवीस या तांडे ब्राह्मण जो है, पंचवीस या तांडे ब्राह्मण, पंचवीस या तांडे ब्राह्मण, ये किससे संबंधित है भाई, तो सामवेद से। और गोपथ ब्राह्मण के बारे में बात करें तो ये आपके किससे संबंधित है, अथर्ववेद से। नैनार कौन थे, तो 2 तरीके के आपके संत दिखाई देते हैं भक्ति आंदोलन के दौरान। एक अलवार दिखाई देते हैं और दूसरे आपको नैनार दिखाई देते हैं। अलवार के बारे में जब हम बात करें तो अलवार कौन थे भाई, अलवार संतों की संख्या टोटल 12 बताई जाती है, नैनार संतों की संख्या टोटल 63 बताई जाती है। जो अलवार आपके संत थे, जो अलवार संत थे वो भगवान विष्णु की उपासना करते थे। जो अलवार संत थे वो भगवान विष्णु की उपासना करते थे, और जो नैनार संत थे वो भगवान शिव की उपासना करते थे। इस तरीके से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो नैनार कौन थे, तो नैनार आपके शैव धर्म के अनुयायी थे। वल्लभी विश्वविद्यालय आपके कहां पे स्थित था, अगर हम वल्लभी के बारे में बात करें तो वल्लभी विश्वविद्यालय आपके कहां पे स्थित था, तो वल्लभी के बारे में बात करें तो ये बहुत ही प्राचीन आपके नगर है।
एक एंशिएंट सिटी के तौर पे आपको दिखाई देता है, प्राचीन भारत का, जो आपके 5वीं से लेकर के 8वीं शताब्दी तक, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक राजवंश की आपकी राजधानी रही है। किसकी राजधानी रही है भाई? मैत्रक राजवंश की आपकी राजधानी रही है। मैत्रक राजवंश की क्या रही है भाई? कैपिटल रही है। मैत्रक राजवंश की आपकी राजधानी रही है, जिसको हम वल्लभी के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आपने बोला कि सर ठीक है, यहां पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक सबसे बड़ी बात कि तक्षशिला और नालंदा की परंपरा में यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण आपके विश्वविद्यालय था, वल्लभी, और बौद्ध धर्म की जो हीनयान जो ब्रांच है उसका मेन सेंटर है। साथ ही साथ जो आप देखते हो जैन साहित्य का, उसका अंतिम संकलन भी यहीं पे आपको किया गया था। हीनयान अवस्था का विशालतम और सबसे ज्यादा विकसित जो शैलकृत चैत्य आपको दिखाई देता है, वो आपको दिखाई देता है महाराष्ट्र के कार्ले में दिखाई देता है। अब चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है, स्तूप क्या होता है, ये सब आप अच्छे तरीके से जानते हैं भाई आप सब लोग। अगला क्वेश्चन, सप्तपर्णी गुफा आपकी कहां पे स्थित है? सप्तपर्णी गुफा आपकी कहां पे स्थित है? तो जब भी हम सप्तपर्णी गुफा के बारे में बात करें तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है। और इसी सप्तपर्णी गुफा में आप सब लोगों को याद होगा कि 483 बीसी में, 483 बीसी में इसी सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगति का आयोजन आपको किया गया था। पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, और ये जो पहली बौद्ध संगति हुई थी उसमें 2 त्रिपिटक में से 2, एक का नाम है विनय पिटक, दूसरे का नाम है सुत पिटक, उसमें बुद्ध के उपदेशों को विभाजित कर दिया गया था। द्वार समुद्र कौन से राजवंश की राजधानी है भाई? तो द्वार समुद्र के बारे में बात करें तो इसका वर्तमान में जो नाम है एट प्रेजेंट, उसका वर्तमान में नाम क्या? हलेबीड। वर्तमान में इसका क्या नाम है जी? तो वर्तमान में इसका नाम है हलेबीड। आपने बोला कि चलो ठीक है सर, हलेबीड इसका नाम है। और ये कहां पे स्थित है? तो ये इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हासन जिला में, हासन डिस्ट्रिक्ट। और ये हासन डिस्ट्रिक्ट कहां पे आपके पड़ता है भाई? तो हासन डिस्ट्रिक्ट आपके कर्नाटक में, तो कर्नाटक के हासन जिला में आपको दिखाई देता है। और यहां पे आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि ये होयसल वंश की राजधानी के तौर पे दिखाई देता है, होयसल वंश की राजधानी के तौर पे दिखाई देता है। उसी तरीके से काकतीय वंश के फाउंडर के बारे में बात करें तो रुद्र प्रथम, जिसने अपना नलगोंडा यानी हैदराबाद में अपनी राज्य स्थापित किया, वारंगल को राजधानी बनाया था। कदम की राजधानी आपकी वनवासी में थी, और गंगो की राजधानी आपके कहां पे थी भाई? तो तलकाड में थी। अगला क्वेश्चन, महाभारत मूलतः किसके रूप में जानी जाती है? तो महाभारत मूलतः आपके जय संहिता के रूप में आपको जानी जाती है। और इस महाभारत के बारे में बात करें तो इस महाभारत की रचना किसके द्वारा करी गई थी? तो इस महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा करी गई थी, वेद व्यास के द्वारा करी गई थी भाई। और इसमें बहुत ही ज्यादा आपके श्लोक है, और ये अब महाभारत के नाम से आपको जाना जाता है। और चूंकि इसमें बहुत सारे श्लोक हैं तो इसलिए इसको सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। अब चलो, कौन से अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? तो पहले तो ये तो हमें पता चले कि हुनों का आक्रमण हुआ था। जब हमको ये पता चल जाएगा कि हुनों का आक्रमण हुआ था तो हम ये पता लगा लेंगे कि वो हारे भी थे। तो भीतरी स्तंभ लेख जो है, भीतरी स्तंभ लेख है जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आपको स्थित है। तो गाजीपुर में स्थित जो भीतरी आपके इंस्क्रिप्शन है, स्तंभ लेख है, उससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश का शासक है, पुष्यभूति वंश का शासक है, कौन सी रचनाओं का उल्लेखन आपको किया था भाई? कौन सी रचनाओं का उसने लेखन किया था? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई। तो हर्षवर्धन को एक उपाधि भी दिया जाता था, इसको कहा जाता था साहित्यकार सम्राट। इसको क्या बोला जाता था भाई?
साहित्यकार सम्राट के नाम से जाना जाता था। साहित्यकार सम्राट के नाम से इसको जाना जाता था। किसको भाई? हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन को साहित्यकार सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। और कौन सी रचनाओं का लेखन इसने किया भाई? तो प्रियदर्शिका, हर्षचरित, नागानंद, उसके बाद रत्नावली। लेकिन हर्षचरित के बारे में बात करें तो बाण भट्ट के द्वारा रचित ये आपकी रचना है। इसकी रचना किसके द्वारा भाई? तो बाण भट्ट के द्वारा इसकी रचना आपको की गई है। किसके द्वारा भाई? तो बाण भट्ट के द्वारा इसकी रचना आपको की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 हो जाएगा। तीसरा बाण भट्ट की आपकी रचना है। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की आपकी पदवी दी थी? किसको शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल का टाइटल आपको दिया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? दारा शिकोह। तो दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल। और जो आपके शाहजहां के 4 बेटे थे, उन चारों बेटे के नाम दारा, शुजा, औरंगजेब, मुराद। लेकिन सबसे ज्यादा वो जिससे स्नेह करता था, प्यार करता था, वो कौन सा था भाई? तो वो था दारा। और दारा की एक आपकी रचना है, उसको क्या बोलते हैं? सीर ए अकबर। सीर ए अकबर के नाम से, जिसके अंतर्गत उसने उपनिषदों का क्या किया था भाई? अनुवाद किया था फारसी में। उपनिषदों का अनुवाद किया था और बाद में औरंगजेब ने इसको हरा दिया था। रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था, वो कौन से वायसराय के समय में आपके पारित हुआ था? तो उस समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। हार्डिंग के समय में दिल्ली राजधानी बनी थी। रीडिंग के समय में, मिंटो के समय में कॉमनल रिप्रेजेंटेशन आपके हुआ था। तो इसके बारे में ध्यान रखने की जरूरत है। चेम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट आपके पारित हुआ था। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है 1947, वो कब से प्रभावी हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को यह प्रभावी हुआ था। 18 जुलाई 1947 एडी को यह प्रभावित हुआ था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। कब? 1905 के स्वदेशी आंदोलन में, जो बंगाल विभाजन के खिलाफ में शुरू किया गया था। वहां पे विदेशी वस्तुओं की होली लगाई गई और उसको जलाया गया, और वहीं से बहिष्कार और स्वदेशी की बात आती है। फूट डालो और शासन करो की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, लेकिन मिंटो के द्वारा मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग करके कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। इसलिए भारत में, जब हम आपके भारत में सांप्रदायिकता के जनक के तौर पे बात करें, तो किसका नाम आ जाता है भाई? तो मिंटो का नाम आ जाता है। तो मिंटो के द्वारा फूट डालो और राज्य करो की नीति आपकी अपनाई गई थी। मिंटो के द्वारा फूट डालो और राज्य करो की नीति आपको अपनाई गई थी। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पे था? गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पे था? तो सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में गदर पार्टी का मुख्यालय था। इसकी स्थापना सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल, बरकतुल्ला, अलग अलग लोगों ने मिलकर के आपके करी थी। और ये आपके गदर पार्टी यूएसए में क्रांतिकारी संगठन था। उग्र राष्ट्रवाद के नेताओं में से कौन नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे। इनका उग्र राष्ट्रवाद से कोई नहीं था। ये तीनों के तीनों, लाल, फिर उसके बाद बाल, फिर उसके बाद पाल, ये तीनों गरम दल के नेता थे। इसके बारे में ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन आपको कहा जाता है। और अलग अलग तरीके से इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले आपके भारतीय सदस्य बने। और उसके बाद ये बराबर अंग्रेजों की जो इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके तरफ ध्यान दिलाते रहे। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे भाई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को, 11th of December 1946 को ये संविधान सभा के क्या बने भाई? अस्थायी अध्यक्ष बने। इससे पहले जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। जो स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा है, वो सबसे पहले कब फहराया गया था? तो लाहौर अधिवेशन के दौरान 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में नेहरू जी के द्वारा रावी नदी के किनारे ये झंडा आपके क्या किया गया था भाई? ये झंडा आपके फहराया गया था।
और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। भूदान आंदोलन का सबसे पहले शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? भूदान आंदोलन को सबसे पहले किसके द्वारा आपके शुरू किया गया था? तो ये सबसे पहले विनोबा भावे के द्वारा। आंध्र प्रदेश की गांव है, उस गांव का नाम क्या था? पोचमपल्ली। उस गांव का नाम क्या भाई? पोचमपल्ली। तो उसी पोचमपल्ली से इसकी शुरुआत आपके हुई थी। हड्डी से जो आपके आभूषण बने हैं वो भारत में मध्य पाषाण काल से कहां से मिले हैं भाई? तो भारत में मध्य पाषाण काल से ये महदाह से मिले हैं। और इस महदाह के बारे में बात करें तो महदाह कहां पे स्थित है भाई? तो महदाह आपके उत्तर प्रदेश में आपको स्थित है भाई। इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई। और ये महदाह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में आपको दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई देता है। कौन सा हड़प्पा का जो नगर था वो 3 भागों में विभाजित था। स्पेशली जब हम हड़प्पा को देखते हैं तो 2 ही पार्ट आपको दिखाई देता है, ए और बी। ए को अपर टाउन, बी को लोअर टाउन। अपर टाउन क्या होता था? चबूतरे पे बनाया जाता था, ऊंचाई पे। और बी को लोअर टाउन कहते हैं। अब इस सवाल बोले कि तो जनरली 2 पार्ट में डिवाइड होते थे हड़प्पा के साइट्स, लेकिन जब आप धौलावीरा को देखोगे तो ये एक नहीं, अपर टाउन, मिडिल टाउन और लोअर टाउन 3-3 पार्ट में आपके विभाजित थे। और इस धौलावीरा को हम वाटर मैनेजमेंट के लिए भी जानते हैं। इस धौलावीरा को हम जल प्रबंधन के लिए भी जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और ये बंदरगाह के लिए जाना जाता है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के जो ईंट है उसके बारे में जाना जाता है। और सुरकोटडा के बारे में बात करें तो सुरकोटडा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, गुजरात में, जहां से क्या चीज मिलता है भाई? तो घोड़े के अस्थि पंजर के बारे में पता चलते हैं। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे है? तो देखिए, अलग अलग आपके वेदों को पढ़ने वाले, जो उच्चारण करने वाले जो पुरोहित होते थे उनको अलग अलग नाम से बोला जाता था। ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले होते थे या तो होता कहिए या तो होत्री कहिए। जो यजुर्वेद को पढ़ने वाले थे, यजुर्वेद को जो पढ़ने वाले थे उनको अधर्वयु कह करके संबोधित कीजिए। उनको क्या कहिए? अधर्वयु कहिए। सामवेद को जो पढ़ने वाले हैं उसको उद्गाता कह दीजिए। और अथर्ववेद को जो पढ़ने वाले हैं उनको आप ब्रह्म कह लीजिए। तो अलग अलग उच्चारण करने वाले लोग होते थे, होता ऋग्वेद को पढ़ने वाले होते थे। अगला, चतुर्थ बौद्ध संगति आपकी कब हुआ था? तो पहली बौद्ध संगति 483 बीसी में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। अजात शत्रु उसके उस समय शासक थे, महाकश्यप अध्यक्ष थे। दूसरे वाला 383 बीसी में हुआ। और इस समय अगर हम बात करें तो हुआ था वैशाली में। आपके अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या था? मोगलीपुत्तिस। और उसके बाद शासक थे कालाशोक। आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई वो अशोक के समय में, पाटलिपुत्रा में। चौथी बौद्ध संगति जो हुई कनिष्क के समय काल में। अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और यहां पे क्या हो गया भाई? तो यहां पे आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया। अशोक के समय में आपकी तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। मिनांडर आपको इतना ज्यादा प्रभावित होता है, इतना ज्यादा प्रभावित होता है नागसेन के उत्तर से कि वो बौद्ध धर्म अपना लेता है। और नागसेन और मिलिंद पन्नू की, मतलब मिलिंद के बीच में, मिनांडर के बीच में जो बौद्ध धर्म को लेकर के जो बातचीत हुई है उस ग्रंथ को मिलिंद पन्नू कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय में प्रयागराज में और कनौज में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। उस भारतीय वीर राजा का नाम बताइए जो जिसको सिकंदर ने झेलम के तट पे हरा दिया था, उसका नाम क्या? पुरु। और इस लड़ाई को हाइडेस पीस की लड़ाई के नाम से भी जानते हैं, या झेलम या वितस्ता के नाम से भी जानते हैं। और सिकंदर इस पुरस से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसके सारे जीते हुए क्षेत्र वापस लौटा दिए। शक संवत कब शुरू होता है? जब आपके कनिष्क आपके गद्दी पे बैठता है। तो कनिष्क के गद्दी पे बैठने के साथ ही आपके शक संवत आपके शुरू करता है। और गुप्त संवत 319 एडी 320 एडी में। अगर हम आपके उसके बारे में बात करें विक्रम संवत 57 बीसी में आपको दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत में यह बताया गया है कि प्राचीन भारत में गुलामी नहीं थी?
तो जो मेगास्थनीज की जो इंडिका की जो पुस्तक है उसमें यह बताया गया कि कोई भी गुलाम नहीं था, लेकिन मेगास्थनीज की जो इंडिका है वो मौर्य पीरियड के दौरान, मौर्यों के दौरान वो आपके किसके सप्तांग के बारे में बात करता है, यानी आपके समाज के 7 आपके अंग के बारे में बात करता है। ये हो जाएगा। तमिल ग्रंथों में से किसको लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो कुराल को लघु वेद की संज्ञा आपको दी गई है, और इस कुराल को तमिल लिटरेचर का बाइबल कहा जाता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पंचम वेद भी कहते हैं, या बाइबल ऑफ तमिल लिटरेचर भी कहते हैं। बाइबल ऑफ तमिल लिटरेचर भी हम लोग इसको कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा भाई, ठीक है। चलो अगला दिन, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य आपको देखता था? कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का काम आपको देखता था? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो उस आपकी समिति का नाम क्या था? टोटवारियम। अगला देखिए, शाहनामा का लेखक फरिश्ता। तो पहली बात कि शाहनामा का लेखक फरिश्ता नहीं था। शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी। अगर फिरदौसी दे देता और पूछता किसके दरबार में, तो गजनवी के दरबार में। गजनवी के दरबार में इतिहासकार के तौर पे उतबी का नाम आता है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी का नाम आता है। गजनवी अपने साथ भारत में अलबरूनी को लेकर के आया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो देखिए, शिवाजी महाराज के बाद, अगर आप लोगों को पता होना चाहिए कि शिवाजी महाराज के बाद कौन छत्रपति बने थे भाई? तो छत्रपति कौन बने थे? संभाजी महाराज। संभाजी महाराज के बाद कौन बने? तो उनके जो बेटा और उनकी पत्नी औरंगजेब के द्वारा कैद कर लिया गया, तो राजा राम महाराज मरे, राजा राम महाराज बने। और इनके बाद चूंकि साहू जी महाराज जो संभाजी महाराज के बेटे थे वो कैद में थे, तो ताराबाई ने इस नेतृत्व संभाला, अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी सेकंड को आपके मराठा छत्रपति बना करके। भारत के कौन से वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी के द्वारा उस समय कर दी गई थी जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण पर था? जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण पे था, तो सीधे तौर पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो उसका नाम क्या? मेयो, जिसके समय में पहली बार 1872 में जनगणना आपकी हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय जो अध्यक्ष था उसका नाम क्या था? जॉर्ज यूल। 1888 के इलाहाबाद के अधिवेशन में चुना गया। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एओ ह्यूम आपके प्रथम महासचिव था, और कांग्रेस का क्या था भाई? आपके जनक कहा जाता है। 1929 में आपके शारदा अधिनियम आया, और उस 1929 के शारदा अधिनियम के माध्यम से, और ये किसकी प्रेरणा से आया? तो बहुत ही बड़े आपके शिक्षाविद थे डॉक्टर हरविलास शारदा। डॉक्टर हरविलास शारदा, और उनके प्रयत्न से आया, जिसमें लड़कियों की उम्र 14 साल कर दी गई, लड़कों की उम्र 18 साल कर दी गई। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल आपकी कौन था भाई? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका नाम क्या था? कैनिंग। और यही आपका अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का, और पहला वायसराय भी बना। डफरिन कांग्रेस के समय, हार्डिंग दिल्ली राजधानी बनने के समय, और मेयो आपके प्रथम जनगणना के समय। निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में कौन से अकाल को सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है तो जो ओडिशा में जो अकाल पड़ा था, ओडिशा में जो अकाल पड़ा था 1866-67 में, वो आपके प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ, उसमें आपके मंत्री कौन नहीं थे? उसमें अबुल कलाम आजाद आपके मंत्री नहीं थे। ये बाद में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। लेकिन वास्तव में, बट ये तो हम लोग इस ऑप्शन को देख करके बता दिए, लेकिन अगर वास्तव में पूछा जाए कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था दयानंद सरस्वती। उनका नाम क्या था भाई? तो उनका नाम था दयानंद सरस्वती।
उनका नाम क्या था बाबू? तो उनका नाम था दयानंद सरस्वती, ये चीज। लेकिन ऑप्शन में दयानंद सरस्वती नहीं है तो हमें बाल गंगाधर तिलक मारना पड़ेगा। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता आपके गांधी जी ने करी थी तो वो 1924 का आपके कौन सा अधिवेशन था? कर्नाटक का बेलगाम अधिवेशन। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना था? तो मेजिनी को माना था। इटली के एकीकरण में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर हम आपके विवेकानंद को बारे में बात करें तो रामकृष्ण परमहंस को इन्होंने माना था। अब सवाल देखिए, ये कह रहा है कि कौन सा इसमें से जो लेखनी है वो आपके सही तरीके से आपके मैच नहीं है, सही तरीके से। तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें नवजीवन मोहनदास करमचंद गांधी, स्वराज्य के बारे में बात करें तो टी प्रकाशम, प्रभात के बारे में बात करें एनसी केलकर। लेकिन कौमी आवाज जो था वो द नेशनल हेराल्ड का उर्दू संस्करण था। एक आपकी समाचार पत्र शुरू किया गया, उसका नाम क्या था? द नेशनल हेराल्ड। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया। लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में इसको शुरू किया गया। आपने बोला कि कौन कौन से लैंग्वेज में? तो हिंदी में जो शुरू किया गया नेशनल हेराल्ड का, उसको कहा जाता है नवजीवन, गांधी जी वाले नाम पे। और उर्दू में जो इसको कहा जाता है, उर्दू में बोला जाता है कौमी आवाज। अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल नामक महत्वपूर्ण किताब लिखी गई थी। अब इस सवाल बोले कि कौन सा आपके सही सुमेलित है, अलग अलग आपके लेखनी है, कौन से लैंग्वेज में? तो भारत मित्र आपके हिंदी में, राष्ट्रमाता आपके मराठी में, प्रजामित्र आपके गुजराती में, नायक आपके बंगाली में। तो सीधे तौर पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 3, 4, 2, 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो ये कौन सा अधिवेशन था भाई? लखनऊ अधिवेशन 1916। यहीं पे इनकी मुलाकात पंडित राजकुमार शुक्ल के साथ हुई थी और उन्होंने चंपारण की समस्याओं में बताया। गांधी जी तैयार हो गए और गांधी जी आपके चंपारण से उन्होंने अपना पहला क्षेत्रीय आंदोलन शुरू किया। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आपके अंतरिम सरकार का गठन कर दिया। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसको माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसको मानते हैं भाई? तो बाल गंगाधर तिलक। इनमें से जो आंसर है बाल गंगाधर तिलक आपको माना जाता है। तो मैंने आप सब लोगों को ये सेशन कराई। आप लोग अपना रिजल्ट बताइएगा कि इस 50 में से कितने क्वेश्चन आपको सही है। देखिए, जब भी मैं कोई सेशन कराता हूं उसमें हमेशा 4 से 5% जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को न्यू लगता है, वो आप लोगों को लगता है कि सर ये पहली बार देख रहे हैं। तो मेरा मकसद भी यही होता है कि मैं आप सब लोगों को हमेशा वो क्वेश्चन आप लोगों को सिखाऊं कि ताकि पेपर में आपको न्यू ना लगे। अब इससे भी नए नए क्वेश्चन आप लोगों को सीखना है तो आप लोग डेली सुबह में 7 बजे SLB सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पे आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़िए। और मैं फिर से कहता हूं, पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं मेरी बातों को समझते हो। आप में से बहुत सारे साथी उस 50 डेज चैलेंज को मिस कर रहे हैं। मतलब लग ही नहीं रहा कि आप लोगों का पेपर है और आप लोगों को सीरियसनेस है पेपर को लेकर के, क्योंकि आप में से किसी का भी नाम, बहुत कम लोगों का नाम उसमें दिखाई देता है। उस क्लास को ले लीजिए अपने पेपर तक प्रभु, कि ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जो हमारी संभवतः अंतिम क्लास होगी। आप सब लोगों को ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।